हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हमने मिलकर के डिस्कस किए थे। आइए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, थ्योरी में ये गलती कर देते हैं कि केवल चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद हम ये समझने की भूल कर बैठते हैं कि अब तो एग्जाम में कर ही लेंगे। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्या करना है, उसमें आंसर क्या लिखना है, ये भी हमारी राइटिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए, है ना। और क्योंकि एग्जाम में ना केवल हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें लिखना क्या है। इससे क्या होगा, आंसर्स में फ्लो बनेगा और प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, तो फिर हम उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को हमें बड़े ध्यान से समझना है, लिखना है। ठीक है, केवल पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। अकाउंटेंसी में तो हम कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं, लेकिन हमें और सब्जेक्ट्स में भी लिखने के लिए टाइम अलग से निकालना चाहिए। अगर अभी से हम टाइम निकाल लेंगे तो लगभग आपको 30 या 40 मिनट्स का ही आपको डेली टाइम निकालना होगा अकाउंट्स के अलावा, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में। और अभी नहीं निकालेंगे तो फिर बाद में एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। तो बेहतर यही है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और डेली थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालें राइटिंग के लिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे देख लिए थे और एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया था, ये वाला। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें से पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन था, रितु इज द मैनेजर ऑफ द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। At what level does she work in the organization? What are her basic functions? तो मिडिल लेवल पर वो काम कर रही है क्योंकि अपनी डिवीजन की वो हेड थी। और फिर हमने मिडिल मैनेजमेंट के जो और फंक्शंस हैं वो भी हमने मिलकर के डिस्कस किए थे, रिवाइज किए थे। आइए अब और क्वेश्चंस लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। स्टेट द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट के फीचर्स बताने हैं प्रोफेशन से, यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, आइए करते हैं कंपेयर। द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आर एज फॉलोज या आर फॉलोइंग। नंबर 1 था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वाला फीचर प्रोफेशन में प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोफेशन में, एक टिपिकल प्रोफेशन में लिटरेचर होता है, थ्योरी होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी है, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे हम एग्जाम में। लाइक एनी अदर professional courses like CA, CS, etc. Management also comprises of well-defined knowledge and principles, and these are based on a variety of business situations. और जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट की जो थ्योरीज होती हैं, वो बहुत सारी बिजनेस सिचुएशंस पे बेस्ड होती हैं। प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, अभी तो वो काफी दूर है। And this knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes. और मैनेजमेंट की थ्योरी को, मैनेजमेंट की नॉलेज को हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट या डिफरेंट एसोसिएशन से गेन कर सकते हैं। सेंटेंस सिंपल रखना है, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं रखना है। और सीबीएसई में तो एक फायदा है कि बस हमें आंसर पता होना चाहिए। वे ऑफ प्रेजेंटेशन हमारा खुद का होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसमें एक फीचर था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि उसमें भले एक ही टीचर से सारे बच्चे सीख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन जैसे मैंगो की ड्राइंग हमने सीखी थी तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से बनाता है। ऐसे ही आंसर हम सीख रहे हैं, लेकिन आंसर का प्रेजेंटेशन आपका खुद का होगा। वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक ना, तो ये हमारा फायदा है। फायदा एक तरीके से ये हुआ कि हमें ये नहीं है कि बुक की लैंग्वेज का ही पूरा पूरा लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
और मार्किंग स्कीम भी कुछ इस तरीके से है, वो आपके फेवर में ही है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, दे तो शॉर्ट क्वेश्चन में रखा है, लॉन्ग में होना चाहिए था ये। 5 मार्क्स का आता है तो आधे मार्क की तो ये हेडिंग ही है आपकी, और आधे मार्क की एक्सप्लेनेशन है, केवल आधा मार्क। तो आधे मार्क में कितने कम कर लेंगे, वो कुछ नहीं। तो बस आपको सेंटेंस लिखना है बस, ठीक है ना। और वो हम तभी लिख पाएंगे जब 1-2 बार हम लिखने की प्रैक्टिस करें। टॉपर लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनका कहना यही है, उनका कहना है, एक टॉपर का इंटरव्यू मैंने देखा था तो वो कह रही थी कि मैंने 8 बार लिखा है आंसर। देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, पूरा रट जाएगा आपको, ठीक है ना। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इससे कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशंस लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AIMA, और भी होते हैं, हैव ऑल्सो बीन फॉर्म्ड बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो प्रोफेशनल जैसे एसोसिएशंस होते हैं, जैसे CA का है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये CA के लिए होता है। और ठीक ना, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे मैनेजमेंट के भी एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज खुलना चालू हो गई हैं। बट हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स ऑफ सच एसोसिएशंस। लेकिन इन एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। ये नो कंपल्शन, इसको एग्जाम में हाईलाइट करके आएंगे, मेरा मतलब अंडरलाइन करके आएंगे। कोई भी कीवर्ड अगर हमें मिलता है तो हमें उसको अंडरलाइन करके जरूर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कई बार टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए वो नॉर्मल सा टॉपिक बन जाता है, तो फिर हम कुछ भी उसमें स्पेशल नहीं समझते, ठीक है। नॉर्मल लाइन को भी आप हाईलाइट करके जाइए, इससे एक मैसेज जाता है एग्जामिनर को कि बच्चा पढ़ करके आया है, अंडरलाइन कर रहा है, तो ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस हो सकता है वो, ठीक है, अंडरलाइन करके जरूर आए, क्योंकि अगर आपका आंसर सही है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें से हमें हाईलाइट करके अंडरलाइन करके जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड एंट्री, इससे कंपेयर करते हैं। एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMs इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे भी अगर आपको कोर्स करना है तो यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, जैसे कि और प्रोफेशन में करना पड़ता है। लेकिन एक सेंटेंस और है, लेकिन देयरफॉर देयर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, however there is no specific qualification or degree are required to be a manager। मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है। अभी तो फिलहाल मैंडेटरी नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर है तो वो कोई एग्जाम पास करके आया हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपने अकाउंट्स में सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी स्टार्टिंग में पहले रिकमेंडेटरी थे, जैसे ये मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बाद में जाके गवर्नमेंट ने इनको कंपलसरी कर दिया। पहले कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, अब 2013 करंट में है, तो वहां पे मैंडेटरी कर रखा है। ऐसे ही हो सकता है मे बी फ्यूचर में ये भी कि इन इंस्टीट्यूट से एंट्री लेना, इन इंस्टीट्यूट का मेंबर होना कंपलसरी हो जाए, ठीक है। अभी रिकमेंडेटरी है, तो क्योंकि अभी रिकमेंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है, तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस, service, the basic motive of a management should be to serve the clients by rendering dedicated and committed service. However, the management has to achieve organizational goals, ये underline कर देंगे इसको, organizational goals which is generally profit maximization। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का दूसरा नाम क्या था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
तो पहला पर्पस ये होता है मैनेजमेंट का, सोसाइटी की सर्विस बाद में, पब्लिक की सर्विस बाद में, पहले ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, यानी कि प्रॉफिट, मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। तो लेकिन प्रोफेशन में, टिपिकल प्रोफेशन में पहले सर्विस होता है मेन मोटिव, उसके बाद प्रॉफिट होता है। तो ये वाला फीचर पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है सर्विस वाला, नॉट फुल्ली प्रेजेंट। आइए नेक्स्ट लेते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जनरल गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स। मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैव आल्सो सेट कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स, बट, ये बट का मतलब है ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि देखिए आगे क्या लिखा हुआ, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी या कंपल्सरी फॉर द मैनेजर्स टू फॉलो देम। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने गाइडलाइंस तो इशू कर रखी हैं, डूज एंड डोंट्स इशू जरूर कर रखे हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना। अनलाइक अ फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन वेयर द मेंबर्स आर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कोड्स ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो सच प्रोविजन इन मैनेजमेंट। टिपिकल प्रोफेशन में तो क्या होता है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, मेंबरशिप आपकी विड्रॉ हो सकती है, बट मैनेजमेंट में अभी ऐसा नहीं है फिलहाल। तो नोट लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, सो इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन से कंपेयर जरूर कर सकते हैं, बट ये फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि सारे फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है। मे बी इन लेटर डेज, लेटर ईयर्स में ये कंपलसरी हो जाए, बट फिलहाल तो फुल फ्लेज नहीं है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहिए। Next question is, why is management considered to be a multi-dimensional concept? Multi-dimensional concept ये क्यों कहलाता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स काम है ये। आइए इसका आंसर देखते हैं। Management is considered to be a multi-dimensional concept as it is complex activity that has 3 main dimensions. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे एक, जरूरी नहीं है कि जो हमने सीखा है उसका, और अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई टीचर क्लास में बच्चों को डांट रही है, तो क्या उसका सब पे सेम असर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं डरेंगे, कोई बच्चे डरेंगे और नहीं भी डरेंगे, और कोई बच्चे बिल्कुल ही डर जाएंगे और बात मानेंगे। तो हर किसी पे जो रिजल्ट है वो सेम नहीं पड़ेगा, है ना। इसी वजह से कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सब पे कितना असर पड़ा डांट का या मोटिवेशन का, वो डांट नहीं होती, वो मोटिवेशन होती है टीचर के अकॉर्डिंग। तो उस डांट का या मोटिवेशन का कितना असर पड़ा, किस पे कितना असर पड़ा, ये हम मेजर नहीं कर सकते ना। इस वजह से वो होता है कॉम्प्लेक्स। ऐसी मैनेजमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। आपने जो मैनेजमेंट स्किल्स जो अप्लाई करे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कितना असर पड़ेगा ये आप स्टार्टिंग में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो सकता है आपने काफी अच्छे से अप्लाई किए थे सारे रूल्स, बट उतना रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना। तो 3 मेन डायमेंशंस हैं। नंबर 1 इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क ये क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। For example, in a manufacturing company, a product is manufactured. In a school, students are taught, etc. या कोई सर्विस सेक्टर है तो वहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी, किसी न किसी काम को लेकर के ही एग्जिस्ट करती है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। मैनेजमेंट ये बताता है, जैसे सपोज हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम कोई प्रोडक्ट बनाते होंगे, स्कूल है तो बच्चों को पढ़ाया जाता है,
एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसमें गुड्स परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं, ये हमारा काम है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट ये बताता है कि आप कितना काम करें या कितनी सेल करें कि पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो जाए। टारगेट क्या हो सकता है कि इस साल के एंड में 25% प्रॉफिट कमाना है। टारगेट क्या हो सकता है कि सेल इतनी बढ़ानी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये बताता है कि कितना काम करने से या कितना काम किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हो जाए। जैसे हमारा और आपका टारगेट क्या है कि मोर देन 90% मार्क्स आए, तो मैनेजमेंट ये बताएगा कि आपको दिन में कितना पढ़ना चाहिए। ट्रांसलेट्स द टोटल वर्क टू बी डन, ठीक है, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो द मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज टू अचीव इट, और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी एलोकेट कर देता है, बांट देता है, ताकि वो टारगेट अचीव हो जाए। पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों से काम करवाना। आइए मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस और एम्प्लॉयज आर द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेट एसेट। जो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट हैं। जो फिजिकल एसेट्स हैं उनसे भी कहीं ज्यादा कीमती वही हैं, क्योंकि फिजिकल एसेट्स में से आउटपुट तो वही निकलवाएंगे, फिजिकल एसेट्स की एफिशिएंसी तो वही बढ़ा पाएंगे, ठीक ना। और कहीं कहीं अगर फिजिकल एसेट्स कम भी हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो रिजल्ट बेटर मिल सकता है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे ओलंपिक में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी कभी कभी मेडल लेकर के आते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे कोई एथलीट था, खुद की चप्पल या शूज, पर्टिकुलर शूज नहीं थे, है ना, तो वो लोग भी निकल जाते हैं। एग्जाम्पल देने का पर्पज ये है कि भले फिजिकल रिसोर्सेज कम है या कमजोर हैं, लेकिन ह्यूमन एसेट्स या कह लीजिए ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉयज वो अगर अच्छे हैं तो भी फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन in spite of significant developments in technology, getting works done from employees is still an important task of the manager। भले तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लेकिन चाहे जितनी मशीन ले आइए वर्कर से तो काम करवाना ही पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उनसे काम निकलवाना, उनसे काम करवाना। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक एम्प्लॉयज वर्क, उनसे काम करवाना है, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर से काम करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको लगातार मोटिवेशन देना है, डायरेक्टिंग करनी है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, डेविएशंस करने हैं, चेक करने हैं, और अगर मेजर डेविएशंस होते हैं उनके काम में तो उसको करेक्ट भी करना है। लोगों से काम करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो to make employees work to achieve the goals of the organization by enhancing their skills and reducing their weakness, उनके स्किल्स को बढ़ा करके और उनकी वीकनेस को कम करके। आइए नेक्स्ट लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन देखिए, टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनी ऑपरेशंस लाइक परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज आर कंडक्टेड, सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर कनेक्टेड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्योंकि तमाम काम होते हैं परचेज के, सेल्स के, मार्केटिंग के, तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों से ही रिलेट करता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन बिजनेस स्टडीज का पेपर जो टफ माना जाता है वो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से टफ माना जाता है। आइए देखते हैं, इसको चर्चा करते हैं। कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। इट मैन्युफैक्चर्स वाइट गुड्स। वाइट गुड्स कौन कौन से? वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर, यानी कंपनी के प्रॉफिट कम चल रहे हैं इस समय। एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। प्रॉफिट भी कम हो रहा है, मार्केट शेयर भी कम हो रहा है। मार्केट शेयर का मतलब ये होता है, कई बार सुना है इसका मतलब आपने, मतलब वर्ड कई बार सुना है, मतलब इसका ये होता है कि जब जैसे मारुति सुजुकी के एग्जांपल ले लेते हैं, हर 2 में से एक कार आपको मारुति सुजुकी की मिलेगी, यानी उनका 50% मार्केट शेयर है। जितना ज्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यूज करेंगे, हमारा मार्केट शेयर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक ना, औरों का कम। यानी और कॉम्पिटिटर्स का सामान कम बिके, हमारा सामान मार्केट में ज्यादा चले, तो हमारा मार्केट शेयर अच्छा है इसका मतलब। तो कंपनी के मार्जिन्स अंडर प्रेशर हैं, प्रॉफिट और मार्केट शेयर दोनों कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट्स, and marketing blames production department for producing goods which are not of good quality, meeting customers expectation. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे दोष लगा रहे हैं कि आप सेल्स टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे। जवाब में मार्केटिंग डिपार्टमेंट उल्टा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही डांट रहे हैं कि आप जो सामान बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है ही नहीं, तो इस वजह से हम बेच नहीं पा रहे। अब आता है तीसरा डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों पे ही आरोप लगा रहे हैं, प्रोडक्शन पे भी और मार्केटिंग पे भी, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है एंड बैड मार्केटिंग भी ठीक नहीं है हमारी। तो ये क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन ये है कि स्टेट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट that the company is lacking. What quality of management do you think the company is lacking? Explain briefly. Short में उसको explain करना है। What steps should the company management take to bring the company back on track? वापस अपने ट्रैक पे आ जाए, वापस इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने लग जाए। तो इसके लिए हम कौन कौन से सजेशन देना चाहेंगे, ये अब हमारे हाथ में रहेगा। लेकिन what quality of management the company is lacking, ये मैं बताना है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। और जब ऐसा आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नहीं है इसका मतलब आपस में। द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन। दिस कैन बी सीन इन द क्वेश्चन एज फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स ब्लेम ईच अदर फॉर नॉट मीटिंग द टारगेट। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की साफ साफ कमी है। जैसे घर में कोई फंक्शन है, सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है, लेकिन आपस में अगर पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, यानी आपस में तालमेल नहीं है, तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर वो फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। या कोई टीम है क्रिकेट की या हॉकी की, हॉकी में भले अलग अलग खिलाड़ी अपने अपने लेवल का ध्यानचंद है, लेकिन अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कौन सेंटर पे खड़ा होगा, कौन कीपर के पास होगा, कौन पास करेगा, कौन क्या करेगा, इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, और अगर चक दे मूवी की तरह, वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था ना, कोमल और प्रीति की तरह अपना अपना गेम खेल रहे हैं, तो फिर वहां पे टीम को दिक्कत हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, यानी कि अगर इल्जाम लगा रहे हैं यानी कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक्सप्लेन ब्रीफली बोला था इन्होंने, तो कोऑर्डिनेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको बांधता है। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द वर्किंग। It is not a separate function of management, rather it is the essence of management. Summary है।
अब आता है कि हम कंपनी को क्या क्या सजेशन दे सकते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। आइए देखते हैं। कह रहे हैं पहला, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक। नंबर 1 क्या सजेशन दे सकते हैं हम? देखिए, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा था ना कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उससे रिलेटेड ही आ गया। द प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाया जाए फिर, ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामान बनेगा, तभी तो परचेज करेंगे वो। दूसरा, प्रोडक्शन से रिलेटेड, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी इंप्रूव्ड। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव की जाए पहले से। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी शुड बी मार्केटेड वेल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर ब्लेम किया था कि आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं है, तो मार्केटिंग अच्छे से होनी चाहिए। फोर्थ, द कंपनी शुड कंट्रोल ऑन इट्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये हमने अपने मन से बना लिया है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, सो एज टू इंक्रीज इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनको कम कर दिए जाएं। खर्चे कम तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा तो आरओआई भी ज्यादा है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिफ्थ वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क कलेक्टिवली। वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे ना, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि मिलजुल करके काम करो टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन ब्लेमिंग वन एनदर। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय दोनों सारे डिपार्टमेंट्स को मिल करके काम करने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। अब मोटिवेशन ओरली देंगे तो हो सकता है फिर से ही वो काम हो, कुछ फाइनेंशियल मोटिवेशन भी दे सकते हैं, ठीक ना। खैर, तो ये कुछ सजेशंस थे हमारी तरफ से जो कि हमने कंपनी को दे दिए। कोशिश करें कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो, ठीक ना, तो ज्यादा अपीलिंग हो जाता है आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजंस। हाँ, हम एग्री हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट में हमने पढ़ा भी कि इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में होता है, मैनेजमेंट की समरी है ये। इट इज लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, जो कि हर फूल को, हर मोती को पिरो के चल रहा है, कोऑर्डिनेशन। आइए आंसर में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए, coordination is not a separate function of management, it is a force that binds all other functions and thus called the essence of management। सारे functions को जोड़ करके चलता है, इस वजह से इसको essence भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं प्लानिंग की। If plans are not effectively coordinated, अगर प्लान्स जो हमने बनाए हो अगर वो उनमें कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, then there will be wastage of the human efforts। जैसे सपोज हमें किसी की बर्थडे पार्टी करनी है, प्लान हमने ये बनाया था कि कैंडल वो लेकर के आएगा या मार्केट से रिलेटेड काम वो करेगा, टोपी वगैरह लाने का, केक वगैरह लाने का, घर में डेकोरेशन ये करेगा, दूसरा पर्सन गेस्ट को वो इनवाइट करेगा, और भी तमाम काम हो सकते हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब गेस्ट आने हैं 50 और हेड्स आ गई हैं 250, ठीक है। गेट्स आने हैं 50 लेकिन केक सपोज वो 3 मंजिल का केक ले आया, वो अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा कि नहीं होगा, अगर प्लान्स अगर इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो, या प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो। आइए फिर से पढ़ते हैं। इफ प्लान्स आर नॉट इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड देन देयर विल बी वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। सब काम बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लान्स are not properly coordinated, then objectives in respect to these activities cannot be effectively achieved। सेल्स और प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेल्स टारगेट तो ज्यादा का रख लिया है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा किया ही नहीं, तो फिर टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे ना फिर। सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज begins at the planning stage in which the top management
प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, अगर नहीं होगा तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, मनी मन में लिखने चाहिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है हमें? आइए अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत ऑर्गेनाइजिंग में कैसे है, जो कि मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन भी है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। कैसे? एवरी मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज हैव बीन प्रॉपरली ग्रुप्ड एंड असाइंड टू एम्प्लॉयज। ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का काम है कि जो सिमिलर टास्क हैं उनको ग्रुपिंग कर लेना और ड्यूटीज असाइन कर देना है एम्प्लॉयज को। तो he must also ensure that the same work should not be assigned twice। मैनेजर को ये इंश्योर करना होता है कि एक ही काम दो दो बार तो नहीं दे दिया, ये एक ही काम दो अलग अलग मैनेजर्स को तो नहीं प्रोवाइड कर दिया, असाइन कर दिया। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो असाइन हो जाएगा। यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पता चले एक ही काम तीन लोग कर रहे हैं। जैसे लगान मूवी देखी आपने, उसमें जब मैच स्टार्ट होता है एक फाइनल मैच, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे वो अंग्रेज लोग कोई शॉट खेल रहे होते हैं, बॉल चली गई तो पूरा का पूरी जो टीम थी गांव वालों की वो उस बॉल को पकड़ने के लिए आ जाती है। ठीक है, एक ही काम सब लोग कर रहे हैं। फिर आमिर खान डांटते भी सबको कि क्या सब लोग एक ही जगह आ जाते हो, जिसके पास गेंद आए वही उसको पास करे। तो ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यही होगा कि फिर उन्होंने बाद में कोऑर्डिनेशन किया, समझाया कि नहीं समझाया लोगों को, भैया जिसके पास गेंद आए वही आए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग देखते हैं स्टाफिंग में कैसे है। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी इन स्टाफिंग ऑल्सो। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विद इनएडिक्वेट स्टाफ और सरप्लस स्टाफ। स्टाफ कम है तब भी काम नहीं हो पाएगा, स्टाफ ज्यादा है तो भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, और कॉस्ट ज्यादा यानी कि फिर आपका प्रॉफिट कम, टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। Moreover, the organization cannot also work with incompetent staff। स्टाफ सफिशिएंट है लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, किसी लायक नहीं है, तो भी फायदा नहीं है। Thus, different elements of staffing need to be effectively coordinated। मतलब किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है पहले तो ये देखना है, और फिर ये भी देखना है कि कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन तो नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं आ गया मतलब काम करना जानते ही नहीं है। ठीक है ना, तो तमाम ये एक्टिविटीज वहां पे भी उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पता चला किसी डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा लोग हैं और किसी डिपार्टमेंट में एक भी लोग नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे स्कूल में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो और कोई टीचर एब्सेंट हो या कुछ टीचर्स एब्सेंट हो, तो पता चला कोई जैसे कोई स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर काम में एक से ज्यादा टीचर हैं इन्वॉल्व और किसी पर्टिकुलर काम में एक भी टीचर नहीं है। ऐसा कब होता है? जब कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी स्टाफिंग प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाई, जो कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल में या जो सुपरवाइजर हैं उनके थ्रू। आइए डायरेक्टिंग में समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कैसे? ए मैनेजर गाइड्स एंड सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द यूनिटी ऑफ एक्शन इज ब्रॉट अबाउट टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ एक्शन लाने के लिए यानी उनको कॉमन डायरेक्शन देने के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और एक और है कंट्रोलिंग में। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन कंट्रोलिंग फंक्शन एज इट इंश्योर्स दैट द डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड एक्टिविटीज में बी मिनिमाइज्ड। कि जो परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज ने अपनी दी है और हमने उनको जो काम करने के लिए दिया था, जो काम करने के लिए दिया था वो है प्लान्ड एक्टिविटीज। जो काम करने के लिए हमने उनको दिया था और उन्होंने जो एक्चुअल काम किया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो इनमें अगर डेविएशन है तो उसको हमें कम से कम करना है या बिल्कुल जड़ से खत्म ही कर देना है, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इस लाइन को आपको काफी सजा के लिख के आना है कंक्लूजन में। कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड इन गार्लैंड।
and therefore its presence is felt in all the activities and functions of management. बस ये अगर आपने लिख दिया तो काफ़ी अच्छा एक एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा एग्जामिनर के मन में आपकी कॉपी के टुवर्ड्स, ठीक है ना। ऐसे कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करते रहने चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया कि कोऑर्डिनेशन कैसे एसेंस है मैनेजमेंट का, क्योंकि हर फंक्शन में इसकी जरूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में लॉन्ग क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रिवाइज कर लीजिए, लिख करके रिवाइज करिए, लिख करके रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।